स्टूडेंट, हमारी शिक्षण की सामान्य प्रविधियाँ चल रही थी, उसमें हमारी 5 हो चुकी थी, जो कि हमारी व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि और कहानी कथन प्रविधि इतनी हो चुकी थी। आज हमारी 6 है निरीक्षित अध्ययन प्रविधि। तो आज हम इसमें देखेंगे, मैंने पहले भी आपको प्रविधियाँ बताई हैं कि प्रविधियाँ किसे कहा जाता है और कि ये क्यों यूज़ होती हैं शिक्षण में। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं ये हम किसे कहते हैं। ज़्यादातर लोग शिक्षण विधि और प्रविधि को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है। जिसके द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं वो विधि कहलाती है, और प्रविधियों में शिक्षक की सारी गतिविधियां निहित होती हैं। तो ये अंतर होता है दोनों में ही। बहुत से लोग इसे एक ही मान लेते हैं, तो इसे एक ही मानने की गलती आप लोग मत कीजिएगा। प्रविधि का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रविधि क्यों यूज़ होती है, तो प्रविधि जो हमारी विषय वस्तु होती है उसकी जो प्रस्तुतिकरण को हम रोचक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं या उद्देश्यपरक बनाते हैं, उनके लिए हम जिन उपायों का यूज़ करते हैं उनको हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अपनी विषय वस्तु को रोचक, प्रभावशाली या फिर उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम जो उपाय यूज़ करते हैं उनको हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। शिक्षण प्रविधि के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि 8 प्रकार होते हैं, उनमें से हमारे 5 हो चुके हैं। आज हमारा 6 है निरीक्षित अध्ययन प्रविधि। उसके बाद हमारे 2 और रह जाएंगे, उदाहरण प्रविधि और प्रश्न प्रेक्षा तथा प्रत्युत्तर प्रविधि। तो इसके 8 प्रकार हैं और इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया ही है। शिक्षण विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है, और शिक्षण विधि का संबंध जो होता है वो शिक्षण के उद्देश्य से होता है, और शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि शिक्षण विधि का संबंध किससे होता है। तो शिक्षण विधि का संबंध उद्देश्य से होता है, और शिक्षण प्रविधि का संबंध उद्देश्य से नहीं होता, उसका संबंध शिक्षण विधि से होता है। शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, और प्रविधि का संबंध शिक्षण उद्देश्य से अप्रत्यक्ष होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रविधि होती है, शिक्षण प्रविधि होती है, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की हमें ज़रूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि या जिस भी तरीके का यूज़ करता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। यह प्रविधि व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रविधि में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टि में रखकर प्रत्येक छात्र को कार्य एवं अध्ययन करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए, ये जो निरीक्षित अध्ययन प्रविधि है ये किस पे आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर। हर व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो उन सिद्धांतों पर यह प्रविधि आधारित है। और इस प्रविधि में छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब हर छात्र में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उनकी रुचियां होती हैं, उनको ध्यान में रखकर इस प्रविधि का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक एक मित्र, सहायक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में उनके कार्यों का निरीक्षण कर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। जो एक शिक्षक होता है वो एक मित्र की तरह, एक सहायक की तरह और एक पथ प्रदर्शक की तरह छात्रों के जो कार्य हैं उनका निरीक्षण करता है, और जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है। इस प्रविधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को किसी पूर्व निश्चित कार्य का आदेश देते हैं, छात्र उन कार्यों में लग जाते हैं, फिर शिक्षक उनके कार्य क्रियाओं का निरीक्षण करता है।
तो ये प्रविधि आप लोग की समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या होता है। तो इसमें दोनों ही सक्रिय रहते हैं, छात्र भी और शिक्षक भी, दोनों ही सक्रिय रहते हैं। और शिक्षक छात्रों को एक निश्चित कार्य का आदेश देते हैं, छात्र उन कार्यों को करते हैं शिक्षक के निर्देश के अनुसार, और जो शिक्षक है उनकी छात्रों की क्रियाओं का निरीक्षण करता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। यह विधि शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि के विविध रूप, इसके कौन कौन से रूप हैं आइए देखते हैं। सम्मेलन योजना, इस योजना के अंतर्गत समय समय पर कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों की विभिन्न कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया जाता है और उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। ये सम्मेलन कक्षा स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, अंतर विद्यालय स्तर पर, नगर तथा जिला आदि स्तरों पर आवश्यकता अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं। तो ये सम्मेलन योजना जो है ये आपने देखा है कि किस किस स्तर पर ये आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट शिक्षक योजना, इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों, भ्रांत धारणाओं, कमियों व त्रुटियों आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस योजना में क्या किया जाता है कि जो विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो धारणाएं जो हैं या कमियां हैं या उनकी जो भी गलतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे है विभाजित कालांश योजना। इस योजना में एक ही कालांश में 2 शिक्षक बालकों के कार्यों का निरीक्षण कर उनकी कठिनाइयों का निदान एवं निवारण करते हैं। ये जो विभाजित कालांश योजना है इसमें क्या होता है कि एक समय में 2 शिक्षक बालकों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी कठिनाई जो भी आती है उनका समाधान किया जाता है। द्वि कालांश योजना, इस योजना के अंतर्गत एक ही विषय के अध्ययन के लिए 2 कालांश रखे जाते हैं। प्रथम कालांश में छात्रों को निश्चित विषय के बारे में बताया जाता है और फिर उसके अध्ययन करके आदेश दे दिए जाते हैं। दूसरे कालांश में शिक्षक अध्ययन करते हुए छात्रों की क्रियाओं का निरीक्षण करके कठिनाइयों के निदान के आधार पर निवारण तक पहुंचकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आपकी समझ आ गया होगा कि इसमें पहले इस योजना में क्या किया जाता है कि एक ही विषय के अध्ययन के लिए 2 कालांश रखे जाते हैं, और कालांश यानी कि पीरियड, 2 पीरियड रखे जाते हैं। पहला जो होता है छात्रों को निश्चित विषय के बारे में बताया जाता है कि एक विषय क्या है, किस तरह से उन्हें पढ़ाना है, क्या है, और फिर उसके बाद अध्ययन करके आदेश दे दिए जाते हैं। दूसरे कालांश में यानी कि दूसरे पीरियड में शिक्षक अध्ययन करते हुए छात्रों की जो क्रियाएं हैं उनका निरीक्षण करता है, जो भी छात्र एक्टिविटीज़ करते हैं उसका निरीक्षण करता है और उसके आधार पर उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका निदान करता है, उनका निवारण करके अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब उनका निवारण करता है तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे सामयिक योजना। सामयिक योजना में इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए समय निश्चित किया जाता है और छात्र उस निश्चित समय तक वह कार्य करते हैं। पूर्व निश्चित समय के पश्चात शिक्षक छात्रों की प्रगति का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य चलता रहता है। ये भी आपकी समझ आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का प्रयोग करते समय की सावधानियाँ। जब हम इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं कि निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का जब हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए वो देख लेते हैं जल्दी से।
इस प्रविधि के प्रभावशाली उपयोग के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों में अतिरिक्त परिश्रम, अंतर्दृष्टि तथा साधन संपन्नता के गुणों का समावेश हो। इस प्रविधि को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम कैसे प्रभावशाली बनाएं, तो इसके लिए शिक्षक में कौन कौन से गुण जरूरी हैं? परिश्रम, अंतर्दृष्टि तथा उसके पास वो सारे साधन होने चाहिए जो इस प्रविधि में यूज़ किए जाते हैं। आगे, इस प्रविधि का प्रयोग इस प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रविधि के प्रयोग द्वारा छात्रों में मैत्रीपूर्ण ढंग से सहयोग विधि से विचार विमर्श करके कार्य करने की आदतों का विकास होता है। इस विधि में छात्रों की क्रियाएं उनकी मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी हम प्रविधि का यूज़ करते हैं या विधि का यूज़ करते हैं तो उसे जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि छात्रों की क्रियाएं उनकी जो मानसिक स्थिति है या शारीरिक योग्यताएं हैं या छात्रों की जो रुचि है उसके अनुसार ही विधि या प्रविधि को यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों द्वारा निरीक्षण गलतियां निकालने के उद्देश्य से नहीं वरन गलतियां सुधारने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जो टीचर है, शिक्षक है, उसे जब निरीक्षण जब वो करता है तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो निरीक्षण वो कर रहा है तो उसका उद्देश्य केवल गलतियां सुधारना होना चाहिए, ना कि छात्रों की गलतियों को निकालने के लिए निरीक्षण कर रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो निरीक्षण करना है वो छात्रों की गलती को सुधारने के लिए करना है। आगे है, इस विधि में छात्रों में अध्यवसाय, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये जो विधि है इसमें छात्रों को किस तरह के गुणों को विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें छात्रों में अध्यवसाय या आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित करना है, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो ये हमारी आज निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का पूरी फिनिश हो गई है जो कि 6 थी। इसके बाद हमारी 2 और रह जाएंगी, तो 2 हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग अच्छे से रीड करिए। जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने समझा दी हैं जितनी ज़रूरी मुझे लगी, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें कम हैं। ये प्रविधियाँ बहुत इजी हैं, अगर आप लोग रीड करेंगे तो ही आपकी समझ आ जाएगी। और फिर भी समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं दोबारा से समझा दूंगी। और आप लोग अच्छे से रीड करिए, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना तो ही आपको समझ आ जाएगी। और बाकी जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो ढूंढनी पड़ेगी और उससे आपको दिक्कत होगी। और सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत नया जो भी टॉपिक होगा उसकी वीडियो अपने आप आपको पता चल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।